हेलो ऑल। मैं कीर्ति अल्हाट। पिछले बहुत दिनों से हम लोग वेबिनार सेशन के थ्रू एक दूसरे से मिल रहे हैं। अभी इस पैंडेमिक सिचुएशन में या फिर लॉकडाउन के पीरियड में फिजिकली तो कोई भी ट्रेनिंग्स लेना भी पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आप सब जो भी है वो हमारे साथ बहुत सारे वेबिनार्स में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल कि आप आपका जो भी है प्रीशियस टाइम निकाल के इस वेबिनार्स को अटेंड करें और हम लोगों को एनकरेज करते जा रहे हैं कि ऐसे नए नए टॉपिक्स में हम और वेबिनार्स अरेंज करते रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी इम्प्लीकेशन इन हाउसिंग सोसाइटी। हाउसिंग सोसाइटीज में अभी अगर सभी जगह पे देखे जाएगा तो जीएसटी बहुत मैटर कर रहा है। किस सोसाइटी को ये एप्लीकेबल है, कौन से सोसाइटी को ये एप्लीकेबल नहीं है, इसका क्या बेनिफिट है, एग्जैक्टली किस अमाउंट पे ही वो हम कहेंगे कि कौन से अमाउंट पे ये स्टार्ट होना चाहिए, या इसका कुछ रिफंड भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर मीन्स सोसाइटी जो भी हमसे कलेक्शन कर रही है तो उसमें से कौन से कैटेगरी में हमें एप्लीकेबल नहीं है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मेंबर्स के दिमाग में होते हैं। तो उन सारे क्वेश्चन बेसिस पे ये सेशन हमने रखा है। तो इसमें आई होप कि आपकी बहुत सारी क्वेरीज जो है एटलीस्ट उसको सॉल्व करने की कोशिश हम करेंगे और वो आपकी शायद सॉल्व हो जाएगी। सो रूल्स रूल्स फॉर वर्चुअल क्लासरूम्स। सो प्लीज आपकी जो भी माइक्रोफोन्स है, जब भी फैकल्टी सेशन ले रही है तो उसके बाद आप लोग प्लीज माइक्रोफोन्स आपके म्यूट पे रखें। सेकेंड, इफ कीप इन your phone, keep in a mute mode and avoid interruptions please. Third है video, you may switch off videos to avoid lots of data getting consumed. इस सेशन में प्लीज इंटरैक्टिव रहिए। अगर कुछ भी क्वेश्चंस आ रहे हैं या फिर किसी स्लाइड के बारे में अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है या कुछ क्लैरिफाई करने की आपको लग रहा है कि ये ज्यादा क्लैरिफाई होना चाहिए, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है पार्टिसिपेंट को कि वो ये बता सकता है बीच में क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में। और ये सेशन के लिए लैंग्वेज जो यूज कर रहे हैं वो हमारा हिंदी रहेगा। सो हम स्टार्ट करते हैं वेबिनार। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो बेसिकली ये जीएसटी है क्या एग्जैक्टली? सो जैसे सबको पता है, लेकिन कोई लोग हैं जो ज्यादा कनेक्ट नहीं रहते हैं फाइनेंशियल मैटर से, तो उन लोगों को बताने की ये हमारी कोशिश है कि गुड्स सर्विस टैक्स में जीएसटी इज अ वन indirect tax applicable in the entire nation which eliminates multiple tax entities and consolidates into a single tax entity. अब तक के जितने सारे टैक्स थे जैसे वैट था, एलबीटी थे, बहुत सारे सर्विस टैक्स थे, वो सबको निकाल के एलिमिनेट करके सिर्फ एक जीएसटी मोदी जी के आने के बाद यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। अ लॉट has been spoken and written about various forums about whether housing societies would be in the applicable for GST. We'll discuss about implication of GST on housing societies in this session. बहुत सारे लोग हैं उसके बारे में बोल रहे हैं कि ये एप्लीकेबल है, वो एप्लीकेबल है, बट सोसाइटीज में ये कैसे एप्लीकेबल है, इसको कवर करने की हम इस सेशन में कोशिश कर रहे हैं। So under GST tag, activities of cooperative housing society also treated as a business activity, and hence all provision of GST shall applicable to cooperative societies as any other business, excluding very specified। जैसे बाकी सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं उनको तो बिजनेस पे जीएसटी तो एप्लीकेबल है ही, बट सोसाइटीज में इनकम और एक्सपेंसेस दोनों भी क्रिएट होता है। इसके लिए इसको एक बिजनेस एक्टिविटी माना गया है और इसके लिए इसको जीएसटी एप्लीकेबल है। एक्सक्लूड वही होता है, किसी किसी केस में ही एक्सक्लूड हो सकता है, अदरवाइज जीएसटी तो हर एक को एप्लीकेबल है ही। तो इसका सबसे पहला पार्ट है एप्लीकेबिलिटी, कि ये कहाँ पर एप्लीकेबल है। इसमें फर्स्ट है एप्लीकेबिलिटी एज पर सेक्शन 217E of CGST Act. Business include provision by club association, society or any other such body for a subscription or any other consideration of the facilities or benefits to its members.
अगर ये बिजनेस में इंक्लूड हो जाता है, कोई क्लब है या फिर और कोई जैसे फेडरेशन सोसाइटीज वगैरह है, तो उनके लिए तो ये एप्लीकेबल है ही। लेकिन बाकी के जो सोसाइटीज है, नेक्स्ट हम बताते जाएंगे, अगर उनका इनकम ज्यादा है या फिर जैसे टावर बिल्डिंग्स में लगाए जाते हैं या अदर देन और कुछ इनकम्स है या फिर एडवर्टाइजमेंट वगैरह हो रहा है, तो इस केस में भी ये एप्लीकेबल हो जाता है। सेकेंड है इसका पार्ट रजिस्ट्रेशन। एज पर सेक्शन 22A ऑफ CGST एक्ट, every supplier shall be liable to be registered under this act on the state of unity territory other than special category states from where he makes a taxable supply of goods or service or both, if his aggregate turnover in a financial exceeds rupees 20 lakh। अगर कोई भी सप्लायर, अगर वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट से भी आता है, तो अगर उसका इनकम 20 लाख के अबाव है, तो इट इज मैंडेटरी टू रजिस्टर फॉर अ जीएसटी टैक्स। ये उसमें सीजीएसटी एक्ट में डाला हुआ है। थर्ड है एग्रीगेट टर्नओवर। अगर एज पर सेक्शन 26 ऑफ CGST Act, aggregate turnover means the aggregate value of all taxable supplies, excluding the value of inward supplies on which tax is payable by a person on reverse charge basis, exempt supplies, export of goods or services, or both, and interstate supplies of person having the same permanent account number to be computed on all India basis, but exclude central tax, state tax, union territory tax, integrated tax and cess। जैसे कि मैंने कहा कि 20 लाख के अबाव अगर उसका इनकम जाता है, बट अगर इसमें इस केस में वो जो भी सप्लायर है वो खुद का पैन नंबर या फिर कंपनी का अगर उसके पास पैन नंबर नहीं है, तो वो खुद के पैन नंबर के थ्रू भी इस जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर सकता है। As per above, in respect of society, aggregate turnover would be include collection made from members and any other income excluding interest from bank। इस केस में मेंबर से जितना भी कलेक्शन होता है, तो इसके लिए इनको बिजनेस एक्टिविटी माना गया है, क्योंकि ये कलेक्शन होता है। इवन बाकी के सारी एक्टिविटीज के थ्रू भी सोसाइटीज में जितने सारे कलेक्शन हो जाते हैं, उसको ही सोसाइटी का टर्नओवर कंसिडर किया गया है। और ये सारे कलेक्शन अगर 20 लाख के अबव जा रहे हैं पर ईयर, तो सोसाइटी एप्लीकेबल हो जाती है जीएसटी रजिस्टर करने के लिए। इसमें कहा गया एनी अदर इनकम एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, बैंक से जो भी एफडी के इंटरेस्ट आते हैं इसको निकाल के अगर बाकी के इनकम 20 के अबाव हो, तो जीएसटी रजिस्टर करने के लिए हो जाता है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि केस वाइज जीएसटी कैसे एप्लीकेबल रहेगा। अगर आप स्लाइड देख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि लेस देन अगर 20 लैक्स इनकम है और अगर कॉमन मेंटेनेंस पर मेंबर को लेस देन 7,500 है, तो उसको जीएसटी में रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। अभी अगर लेस देन 20 लाख इनकम है सोसाइटी का और किसी कॉमन मेंबर का मेंटेनेंस मोर देन 7,500 भी है, तो भी उसको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। बट अगर सोसाइटी का इनकम 20 लाख अबाव है और सोसाइटी का जो कॉमन मेंटेनेंस है पर मेंबर पर मंथ वो लेस देन 7,500 है, फिर भी उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। और ऑब्वियसली अगर इनकम भी 20 लाख अबाव है और मेंटेनेंस भी 7,500 अबाव है, तो रजिस्ट्रेशन तो करना ही करना पड़ेगा। As the society provides some specific services which are liable to GST, like transfer fees, charges for renting of common spaces to members, and third party advertisement, etc. Therefore, the registration is to be taken through all members are charges common maintenance below rupees 7,500. Previously it was 5,000। इस केस में अगर जितने भी कॉमन स्पेसेस है, जैसे ग्राउंड एरिया है या फिर आपके पास लॉन है या स्विमिंग पूल का एरिया एज ए रेंट मेंबर्स को यूज करने के लिए अगर सोसाइटी प्रोवाइड करता है, तो उनको रेंट के बेसिस पे कुछ अमाउंट कलेक्ट किया जाता है। इसके अलावा ट्रांसफर फीस, जितने भी फ्लैट ट्रांसफर होते हैं उसकी सारी अमाउंट
जो सोसाइटी के पास आता है, नॉर्मली इट शुड बी 25,000 पर फ्लैट, बट अभी कहा ना जाए, बट कुछ सोसाइटीज है जो अदर देन इससे भी अमाउंट एक्स्ट्रा कलेक्ट करती है, बट एज पर बायलॉज इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, बट सोसाइटी उसको कुछ फंड्स में दिखाती है, एजुकेशन फंड में या डोनेशन के बेसिस पे दिखा देती है। हर एक सोसाइटी के रूल अलग है, बट अगर जितने भी 20,000 कलेक्ट हुए वो सारे चार्जेस कॉमन जो रेंट आते हैं लोगों से, या फिर थर्ड पार्टी एडवर्टाइजमेंट जिस भी सोसाइटी के टेरेस पे टावर लगा है, या अगर उनका करने के एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को दे, तो इस सारे केसेस में रजिस्ट्रेशन करवाना इट इज अ मैंडेटरी। अभी प्रीवियसली मेंबर्स को जो मेंटेनेंस था वो 5,000 की लिमिट थी, अभी वो एक्सीड करके 7,500 गवर्नमेंट ने कर दी है। इस पार्ट टू आता है टैक्सेबिलिटी एंड एग्जेम्पशन, दैट इज ट्रांजैक्शन वैल्यू एज पर सेक्शन 50 of CGST Act. The value of supply shall include first any taxes, duties, cesses, fees and charges levied under any law for the time being in force other than this act, the interest or late fee or penalty for delayed payment of any consideration as per above section value would be include any amount to the numbers of third party for those which are specifically exempted. Exemption rupees 7,500 would include only service charge or fund collected from members for servicing goods and services from third party or waiver penalty interest or non payment. अगर इंटरेस्ट या लेट फी कलेक्ट की जाती है, या फिर कोई भी ड्यूटीज या कोई भी और फीस या फिर और टैक्सेस अगर मेंबर्स को लगाए जाते हैं, तो इसमें जीएसटी लगता है, लेकिन बाकी के अदर देन जो भी टैक्स है इसमें जीएसटी नहीं लगता है। अभी एग्जेम्पशन है, अगर 7,500 के बिलो किसी का मेंटेनेंस है तो उसको जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन अगर 7,500 7,501 भी किसी आदमी का अगर मेंटेनेंस अमाउंट आता है तो इसके ऊपर पूरे अमाउंट के ऊपर जीएसटी लग जाता है। Specific charges are not collected as a reimbursement or share of contribution, hence them cannot enjoy benefit of exemption. Also, as specified, exemption of 7,500 will be available only to housing societies and residential complexes. इस केस में अगर कोई ट्रांसफर फीस है, मेंबर को इसका रिएम्बर्समेंट करना है, तो इस केस में अगर किसी मेंबर ट्रांसफर का प्रीमियम दिया है, फिर और कुछ चार्जेस के लिए हमें बिल दिया है, तो अगर उसमें जीएसटी लगा है या फिर आपने कहीं शेयर किया है या कंट्रीब्यूशन दिया है, तो उसका रिएम्बर्समेंट नहीं मिल सकता, उसका आईटीसी क्रेडिट मेंबर क्लेम नहीं कर सकता। हेलो, क्या आपकी आवाज आ रही है सबको? हेलो, कैन यू हियर माय वॉइस? आवाज नहीं है। ओके, कुछ टेक्निकल शायद इशू हो सकता है। एक मिनट। हेलो, क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? आवाज क्रैक हो रही है। आवाज क्रैक हो रही है। नेट का थोड़ा सा इशू चल रहा है अभी के इस केस में। बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से शायद नेट बहुत ही स्लो चल रहा है। क्या अभी मेरी आवाज आ रही है? हेलो डियर पार्टिसिपेंट, क्या मेरी आवाज आ रही है? हेलो, ओके ओके। सो ये 7,500 की जो लिमिट है वो सिर्फ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स और हाउसिंग सोसाइटीज के लिए ही है। अगर कोई बिजनेस पर्सन प्लीज इसे सुन रहा है
तो ये ध्यान में रखिए, हम सिर्फ हाउसिंग सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं और ये लिमिट जो दी गई है इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर हाउसिंग सोसाइटीज। अभी इस केस में हम टेरिफ देखेंगे। तो फर्स्ट है इसमें प्रॉपर्टी टैक्स। जो भी प्रॉपर्टी टैक्स कोऑपरेटिव सोसाइटी बिहाफ ऑफ द एमसीजीएम कलेक्ट करती है, तो इस केस में जीएसटी उस मेंबर को एप्लीकेबल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, मुंबई साइड में बहुत सारी सोसाइटीज ऐसे हैं जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी टैक्स पे नहीं करते हैं। सोसाइटी पूरा जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो उनसे कलेक्ट करता है और फिर वो अमाउंट कलेक्ट करने के बाद सोसाइटी जो भी है उनका प्रॉपर्टी टैक्स को पे कर देता है। लेकिन ये जो अमाउंट है वो पेपर के मेंटेनेंस बिल में रिफ्लेक्ट होती है। बट अगर वो सोसाइटी जीएसटी के अंडर रजिस्टर है तो मेंबर को इस प्रॉपर्टी टैक्स पे जीएसटी नहीं लगता है। सेकंड आता है वाटर चार्जेस। इट इज सेम रूल एप्लीकेबल फॉर वाटर चार्जेस कि उस केस में भी मेंबर को अगर उसका मेंटेनेंस 7500 के बिलो भी रहेगा, लेकिन ये सारी जो अमाउंट है वो उसमें कैलकुलेट नहीं होती है। थर्ड आता है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कलेक्टेड अंडर एनी स्टेट फ्रॉम इंडिविजुअल फ्लैट ओनर्स अदर देन कॉमन यूजेस प्रोवाइडिंग सर्विस। तो एज पर CBEC PQ number 33204/2017, GST is not leviable on electricity charges which are collected under other statutes from individual flat owners. However, electricity charges collected by the society are liable to GST if these charges are collected by the society for generation of electricity by society generator or to provide any other service। मीन्स अगर बाकी किसी आपके जैसे कुछ फंक्शंस है या फिर और कुछ कॉमन यूजेस है उसके लिए अगर आपको ये इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस लगाए जा रहे हैं, तो फिर इस केस में आपको वो एक सर्विस सेक्टर हुआ, जैसे आप मेंटेनेंस जो भी है सोसाइटी का उसके अंडर जितना भी इलेक्ट्रिसिटी आता है तो उस पे मेंबर को जीएसटी लगेगा। बट अदर देन अगर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस सोसाइटी आपसे कलेक्ट कर रही है तो उस केस में मेंबर। फोर्थ आता है इसमें एनी टैक्स नॉन एग्रीकल्चरल टैक्स। इसमें भी मेंबर को जीएसटी इसमें नहीं देना पड़ता, सिर्फ एट एक्चुअल जितनी भी अमाउंट है उतनी ही मेंबर को पे करनी पड़ती है। अभी हम जाएंगे कि एग्जैक्टली मेंबर को जीएसटी कहाँ पे एप्लीकेबल होता है और वो किस केस में उसका रिएम्बर्समेंट ले सकता है, उसको यहाँ पे दिखाएंगे हम। इसमें फर्स्ट आता है मेंटेनेंस एंड सर्विस चार्जेस। जो भी से मेंटेनेंस या फिर सर्विस चार्जेस लिए जाते हैं उस पे अगर 7500 अबव जाता है तो उसको एग्जेम्पशन नहीं है, तो उसको पूरा जीएसटी पे करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया, अगर मेंबर का मेंटेनेंस अमाउंट, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली फॉर मेंटेनेंस अमाउंट अदर देन प्रॉपर्टी वाटर वो सब छोड़ के अगर आपका सिर्फ मेंटेनेंस ही 7500 अबव जाता है तो आप जीएसटी के लिए एप्लीकेबल हो जाते हो। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में यहाँ पे सोसाइटी में जितने भी कॉमन एरियाज है उसका अगर इलेक्ट्रिसिटी आपके इसमें इंक्लूड किया गया है या अगर स्पेसिफिकली अलग से दिखा रहा है तो उस केस में भी मेंबर को वो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे जीएसटी लगाया जाता है, क्योंकि पार्किंग एरिया जो यूज होते हैं या स्ट्रीट पार्किंग है या बाकी ग्राउंड वगैरह है सोसाइटीज में या फिर स्कूल्स वगैरह एरिया है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा यूज होती है। इसमें मेंबर को इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जीएसटी पे करना एप्लीकेबल हो जाता है। पार्किंग चार्जेस मैंने बताया ऑलरेडी। एनओसी चार्जेस, एनओसी चार्जेस भी जो मेंबर को लगते हैं उस कैटेगरी के अंडर भी उनको जीएसटी पे करना पड़ता है। सेम इज एप्लीकेबल फॉर सिंकिंग फंड रिपेयर फंड। तो कॉमन केस में जितने भी मेंबर को जीएसटी जो लगेगा इतने कैटेगरीज के अंडर जितनी भी अमाउंट कैलकुलेट होती है तो उस पे 18% मेंबर को जीएसटी पे करना पड़ता है, एक्सक्लूडिंग वाटर चार्जेस एंड प्रॉपर्टी टैक्स चार्जेस। अभी इसमें थर्ड पार्ट ये आता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सो इनपुट क्रेडिट हम कभी ले सकते हैं, किस केस में ले सकते हैं, किस केस में हम रिइंबर्स नहीं कर सकते हैं,
या फिर और में और क्या क्या कैटेगरीज है जिसके अंडर अगर हम क्लेम करने जाए तो हमें उसका वापस आईटीसी नहीं मिलेगा। ये सिर्फ उसी को एप्लीकेबल है अगर किसी मेंबर्स ने अपना जो सोसाइटी में फ्लैट है वो अगर उनका कंपनी के नाम पे है, या फिर वो जो मेंबर है पर्टिकुलर मेंबर अगर खुद का पर्सनल बिजनेस के लिए भी जीएसटी भरता है या फिर उसके कंपनी के इसमें इंक्लूड किया हुआ है उसने, तो उसी मेंबर को का आईटीसी क्रेडिट मिल सकता है। अदरवाइज कॉमन पीपल फिर वो लास्ट ऑप्शन हो जाता है, उसको उसका क्रेडिट नहीं मिल सकता क्योंकि वो डायरेक्टली एंड यूजर को तो टैक्स कुछ भी हो वो लगने ही वाला है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर सोसाइटी जैसा कि कहा कि फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज and work contract services when supplied for construction of an immovable property. और थर्ड है गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव बाय a taxable person for construction or any immovable property. एक्सप्लेनेशन इसमें मैंने ये दिया है कि फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉजेस सी एंड डी, सी मीन्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट एंड गुड्स और सर्विसेज, द एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स रिकंस्ट्रक्शन नॉट अ न्यू कंस्ट्रक्शन, मीन्स रिनोवेशन वगैरह अगर कुछ कर रहे हैं तो उस केस में ये लोग उसका आईटीसी क्रेडिट ले सकते हैं। एडिशन or alteration or repairs to the extent of capitalization as per above, GST paid on food and beverages, outdoor catering and works contract services and goods and service procured for construction, that is reconstruction, renovation, addition or alteration or repairs to the extent or capitalization, इस केस में आईटीसी अलाउ नहीं रहेगा। बाकी के सारे केस में जीएसटी का जो है क्रेडिट आप ले सकते हैं। इस केस में members having GST registration can claim ITC of GST charge to them only if such member has registered their flat address as a place of business or additional place of business in their GST। जैसे कि मैंने कहा कि अगर वो फ्लैट किसी कंपनी के नाम पे रजिस्टर है या उसने उसका फ्लैट एड्रेस एज अ ऑफिस एड्रेस या बिजनेस एड्रेस भी दिखाया है तो वो ही मेंबर सिर्फ उसको क्लेम कर सकता है, अदरवाइज कोई भी उसको क्लेम नहीं कर सकता। तो इस केस में ही रिवर्स चार्जेस मैकेनिज्म होता है। अभी इसमें है कंपल्सरी आरसीएम। आरसीएम मींस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो है उसको शॉर्ट फॉर्म में आरसीएम कहा जाता है। एज पर नोटिफिकेशन 13/2017, following are the services on which society has to pay GST under RCM as per applicable rates। उसमें है सर्विसेज फ्रॉम गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। ये जो कैटेगरी है वो जीएसटी के अंडर रजिस्टर करवाना और उसमें उसका जो भी है आरसीएम लेना वो एप्लीकेबल है। लीगल सर्विसेज फ्रॉम एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट्स उनको भी ये एप्लीकेबल है। परचेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर मींस यूआरडी एज पर सेक्शन 9 bracket 4 of CGST Act and notification number 8 of 2017 of GST। If a society purchases goods or services for aggregate value exceeding rupees 7,500 in a day from unregistered dealers, then GST shall be paid by society on whole value under RCA basis। अगर सोसाइटी इन जितने भी सर्विसेज प्रोवाइडर है जैसे गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी हो गया, एडवोकेट से अगर वो कुछ सर्विस ले रहे हैं या कुछ गुड परचेस कर रहे हैं अनरजिस्टर्ड डीलर से, अगर सोसाइटी ने कुछ परचेस किया तो उसका जो जीएसटी है वो सोसाइटी को पे करना पड़ता है, ना कि वो खुद डीलर पे करेगा। हाँ, अगर वो डीलर रजिस्टर है जीएसटी के अंडर तो ही कैन क्लेम, अदरवाइज आपको सोसाइटी को ये जो है जीएसटी को पे करना पड़ता है। पार्ट 4 इसमें ये आता है एडमिनिस्ट्रेटिव एनोमलीज। इसमें फर्स्ट ये है रजिस्टर सोसाइटी वुड नीड टू चार्ज जीएसटी कंपल्सरी ऑन मेंबर स्पेसिफिक चार्जेस even if such member is being charged common maintenance charges below rupees 7,500, for example share transfer fees, premium, membership fees, interest और penalty या फिर कॉमन एरिया यूजेस एडवर्टाइजमेंट पावर रेंट।
जैसे कि ऊपर भी हमने डिस्क्राइब किया था, अगर कोई सोसाइटी जीएसटी के अंडर रजिस्टर है और उनका कॉमन मेंटेनेंस चार्जेस अगर 7,500 बिलो है और अगर मेंबर्स से मेंबर्स को इंटरेस्ट लगाया जाता है, मीन्स जैसे डिफॉल्टर है और उन्होंने मेंटेनेंस पे नहीं किया है और उनको इंटरेस्ट लगा, या फिर कॉमन एरिया जो भी यूज किया जा रहा है उस मंथ के लिए और उन्होंने वो यूज किया जिसका रेंट उनको पे करना पड़ रहा है या एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, इस केस में जीएसटी उस मेंबर को कंपलसरी हो जाता है। एज पर सेक्शन 24 थर्ड ऑफ जीएसटी एक्ट, if a society avails any compulsory RCM service, then the society would require taking registration and pay GST on RCM services available. Even if aggregate turnover of such societies for a financial year is below rupees 20 lakh, means सीजीएसटी एक्ट के अनुसार अगर सोसाइटी इस जो भी हमने अभी इस सेशन में बताया इस केस में कहीं भी एप्लीकेबल हो जाती है, तो सोसाइटी को जीएसटी के अंडर रजिस्टर करना इज अ कंपलसरी, चाहे उनका फाइनेंशियल इनकम जो है वो 20 लाख बिलो भी रहे। लेकिन अगर आप कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो जैसे कि टॉवर का बताया मैंने, या फिर और किसी भी केस में ये सारे अगर सोसाइटी में एप्लीकेबल है, उस केस में जीएसटी के अंडर रजिस्टर करना जरूरी है। उससे एक बेनिफिट भी हो जाता है सोसाइटीज को, अगर कुछ भी एक्सपेंसेस है तो उसका रिएम्बर्समेंट सोसाइटी ले सकती है। जैसे कि लिफ्ट का एएमसी अगर सोसाइटी ने लिया है तो उसके एक्सपेंसेस में जो जीएसटी सोसाइटी को पे करना पड़ता है तो उसका रिएम्बर्समेंट सोसाइटी ले सकती है। और अदर देन भी अगर सर्विसेज सोसाइटी ले रही है, जैसा कि कहा था कि अनरजिस्टर्ड डीलर के बजाय बेटर रहेगा अगर जीएसटी के अंडर अगर सोसाइटी आ जाती है तो बेटर रहेगा कि जितने जीएसटी रजिस्टर प्रोवाइडर्स है उनसे ही अगर हम सर्विस ले लें तो उसमें आईटीसी क्रेडिट हमें मिल जाता है और फिर रिटर्न भरने के टाइम पे उतना प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता और उसका अमाउंट भी बहुत लेस हो जाता है। अदरवाइज अननेसेसरीली जितने भी जीएसटी के जो अमाउंट है वो अननेसेसरी सोसाइटी को पे करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहेंगे तो सिक्योरिटी चार्जेस, सिक्योरिटी सर्विस जो भी प्रोवाइड करती है तो नॉर्मली सिक्योरिटी प्रोवाइडर जो रहते हैं वो जीएसटी के अंडर रजिस्टर रहते हैं, कुछ प्रोवाइडर्स ऐसे हैं जो नहीं है, तो उसके अगर आप सर्विसेज ले रहे हो, फॉर एग्जांपल यू आर पेइंग 10,000 फॉर वन सिक्योरिटी और आपके यहाँ पे 4 है या फिर आपके पास 8 सिक्योरिटी ऑलरेडी आपकी सोसाइटीज में है, तो इट मीन्स यू आर पेइंग 80,000 पर मंथ और उसके ऊपर आपको जीएसटी 18% पे करना पड़ेगा। इसमें बेनिफिट ये रहेगा अगर आप रजिस्टर रहेगी आपकी सोसाइटी इस केस में तो आप उसका रिएम्बर्समेंट ले सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें अगर आप परचेस कर रहे हैं या न्यू सोसाइटी है उसके अंडर भी जैसे कुछ रिनोवेशन कर रहे हैं या फिर और भी फैसिलिटी आप या फिर इक्विपमेंट कुछ ले रहे हैं तो उस केस में भी सोसाइटी इसमें रिएम्बर्समेंट ले सकता है। तो ये बेनिफिट है, हर चीज में एडवांटेज भी होते हैं वैसे कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। एक एडवांटेज में ये है कि आपको ये क्रेडिट मिल जाएगा और रजिस्टर रहेगा तो बाय डिफॉल्ट आपकी सोसाइटी भी जो हमारे इस केस में कैश फ्लोज है वो भी स्मूथली चलते रहेंगे। डिसएडवांटेज हम ये कह सकते हैं कि इसके लिए फिर आपको किसी एजेंसी को रिक्रूट करना पड़ता है या किसी को आपको कॉन्टैक्ट देना पड़ता है मंथली बेसिस पे या फिर क्वार्टरली बेसिस पे। उसका रिटर्न फाइल होना चाहिए, वो एक एक्टिविटी एडिशनल हो जाता है। और इवन अगर आप किसी केस में रियम्बर्समेंट नहीं ले सकते हैं तो फिर उस केस में आपको ही जीएसटी पे करना पड़ता है। तो हमारी कंसल्टेंसी जो है वो हेल्प्स हाउसिंग सोसाइटीज को इस सारे केस में हम सपोर्ट करते हैं। हमारे पास ये है और इवन हमारे अकाउंटेंट जो है वो प्रोफेशनली लोगों को इस बहुत सारे सोसाइटीज को अभी हेल्प कर रहे हैं उनका कंप्लाई करने के लिए। इवन इस केस में इवन जीएसटी एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आपकी सोसाइटीज या फिर पार्टिसिपेंट जितने भी सुन रहे हैं उनको अगर इस सेशन के अंडर क्वेश्चंस है या फिर यू आर लुकिंग फॉर एनी सर्विसेज फॉर योर सोसाइटी, प्लीज रीच आउट टू अस एट हमारी जो वेबसाइट है आप उसमें लॉगिन कर सकते हैं www.shivconsultancy.org.in या फिर आप हमें ईमेल के थ्रू भी आपकी क्वेरी शेयर कर सकते हैं। हम आपको
डेफिनेटली आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारा ईमेल आईडी है info@shivconsultancy.org.in, या फिर आप हमें व्हाट्सएप या फिर कॉल भी कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स यहाँ पे शेयर किए गए हैं। इवन आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक चैनल और लिंक्डइन चैनल को भी देख सकते हैं। आप चाहिए तो किसी भी इस सोशल मीडिया के थ्रू आप हम तक पहुँच सकते हैं। तो इस सेशन के लिए अगर किसी का भी कुछ क्वेरी है, हेलो पार्टिसिपेंट्स, क्या आप सुन रहे हैं? आई थिंक किसी का कुछ क्वेरी अभी नहीं है। सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन। अगर अभी किसी ने कुछ क्वेरी नहीं बताया है और किसी को अगर कुछ हमसे शेयर करना है, तो प्लीज हमारे जो भी कांटेक्ट डिटेल्स है यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, तो पार्टिसिपेंट हमें बाद में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।